वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के आपके जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम हुए हैं उसके जो है मैथ के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार्य को अलग अलग पूरा करने में रमन एवं बोस को जो है क्रमशः 50 दिन और 40 दिन लगते हैं। वे एक साथ जो है कार्य आरंभ करते एवं 10 दिन बाद जो है बोस चला जाता है। तो शेष कार्य अकेले रमन जो है कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आपसे जो है समय पूछा जा रहा है कि शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो आपको जो है यहाँ पर दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि टोटल वर्क निकालने का आपका क्या होता है तरीका, इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कि कार्य क्षमता इनटू समय होता है। या फिर आपसे पूछा जाए कि समय कैसे निकाला जाएगा, तो समय बराबर आपका क्या हो जाता है, टोटल बल्क बाई, यानी कि कुल कार्य बटा क्या होता है, कार्य क्षमता होता है। तो ये दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रमन और बोस का जो है कार्य क्षमता पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि रमन जो है एक कार्य को अकेले जो है कितना दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में, और बोस जो है 40 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 और 40 का एलसीएम लेंगे। तो 50 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 200। 200 को 50 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 200 को जब 40 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि रमन जो है अकेले एक दिन में 4 काम करता है और बोस जो है अकेले एक दिन में 5 काम करता है। तो यहाँ पर बोला गया कि दोनों मिलकर जो है 10 दिनों तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर जो है कितना काम करेंगे एक दिन में, तो एक दिन में दोनों मिलकर रमन 4 काम करता है और बोस जो है 5 काम करता है। यानी कि एक दिन में कुल मिलाकर दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिनों तक काम करते हैं। तो कितना काम टोटल कर लेंगे, 9 × 10 यानी कि 90 काम कर लेंगे। और टोटल करना कितना काम है, ये जो आपका एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। यानी कि इस 200 काम को टोटल करना है, उनमें से 90 अभी तक क्या हुआ, 10 दिनों में उन दोनों के द्वारा किया जा चुका है। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 200 - 90 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 110 आएगा। यानी कि 110 काम अभी भी बचा हुआ है। लेकिन अब जो है बॉस जो है काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है। यानी कि बॉस अब जो है क्या करेगा, काम नहीं करेगा। अब जो है बचा हुआ काम को करेगा कौन, ये रमन करेगा। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 4 की कार्य क्षमता से करेगा। तो समय बराबर आपको क्या बताया गया है यहाँ पर, समय बराबर आपका होता है कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो बचा हुआ काम कितना है, 110 काम करना है। उस काम को करेगा कौन, रमन करेगा। कितने की कार्य क्षमता से, 4 की कार्य क्षमता से। तो कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होगा। तो हल करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना बार में, ऊपर में 55 बार में चला जाएगा, और नीचे 2 से 4 को काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका कितना आएगा आंसर, 55/2 दिन आएगा। यानी कि रमन जो है शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 55/2 दिन में करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राशि पर जो है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 291.2 रुपये है। एवं यहाँ पर जो है एवं जो है उसी राशि पर साधारण ब्याज जो है कितना है, 280 रुपये है। तो यदि दोनों मामलों में ब्याज एक ही यानी कि ब्याज दर जो है एक ही है तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। कोई भी मूलधन हमेशा खुद में 100% होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना मिलता है, 291.2 रुपये मिलता है। और 2 सालों का जो है साधारण ब्याज कितना मिलता है, तो 280 रुपये मिलता है। तो दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर यहाँ पर आएगा 11.2 रुपये। यानी कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आएगा, 11.2 रुपये आएगा। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर से फिर एक चीज़ और बोल सकते हैं कि अगर 2 सालों का साधारण ब्याज 280 रुपये है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 140 रुपये होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है।
1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 140 रुपया रहा होगा, 1 साल का साधारण ब्याज भी 140 रुपया रहा होगा। तो 140 रुपया क्या रहा होगा पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना रहा होगा, 140 रुपया ही रहा होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ होगा, इस 140 जो पहला साल में ब्याज लगा उस पर भी क्या होगा, दूसरे साल में ब्याज लगा होगा। तो दूसरे साल में ये जो 11.2 रुपये है वही आपका क्या लगा है, इस 140 रुपये पर ब्याज लगा है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट यानी कि दर निकाल सकते हैं। तो कितना रेट हो जाएगा, यहाँ पर रेट निकालेंगे तो 140 रुपये पर कितना रुपया ब्याज मिलता है, 11.2 रुपये। कितना रुपये पर, 140 रुपये पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य और आ जाएगा, 2 शून्य चला गया, 14 8 आपका कितना हो जाएगा, 112 होगा। यानी कि रेट आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 8% आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर से 8% का रेट का वैल्यू कितना है, 140 रुपये। कितना, 140 रुपये। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 100% का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार में चला जाएगा, यहाँ से 70 बार में। 100% का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 25 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 25 से गुना करेंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25 चौक 100%, 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25 7 175। यानी कि 1750 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 अंक जो है 1 3 4 5 6 से मिलकर बनी जो है संख्या n के पांचों संख्याएं भिन्न है। यदि n जो 5 अंकों की एक संख्या बनी है वो क्या है, इन सभी 5 संख्याओं को लेकर बनी है। और बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर को रिपीट नहीं किया गया है। फिर आगे बोला गया है कि यदि n जो है 11 से विभाजित होने वाली लघुत्तम संख्या है, यानी कि सबसे छोटी संख्या है, तो n की दहाई का जो है संख्या कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसे इस तरीके से, इसे जो है इन पांचों नंबर को इस तरीके से व्यवस्थित करे कि वह क्या हो, 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसे अगर आप लोग इस रूप में लिख दे कि 4 3 6 1 5, ये आपका क्या बन गया, एक जो है इन पांचों संख्याओं का इस्तेमाल कर ये 5 अंकों की संख्या बन गई है। क्या बन गई, और ना 5 अंकों की संख्या बन गया और ना ही कोई जो है नंबर को यहाँ पर रिपीट किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे क्या ये संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे 11 से ये आपकी जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर चेक करेंगे तो 6 4 10 5 15, 15 माइनस 3 1 4 करेंगे तो कितना आएगा, 11। यानी कि डिफरेंस कितना है, 11 है, जो कि 11 से विभाजित होगी। यानी कि ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है इस संख्या का दहाई संख्या जो है कौन सी हो जाएगी। तो इकाई आपका 5 है, दहाई आपका कितना, 1 है। यानी कि वंश आपका 5 है, टेंस डिजिट जो आपका कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि हीरे का मूल्य जो है उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलता है। एक जो है ये जो है एक या जो है ये आपका पूरा हटा देंगे यहाँ पर से, यह हीरा जो है 4 टुकड़ों में टूट गया जिनके वजनों का अनुपात जो है 1:2:3:4 है। जब उन टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को जो है 70,000 रुपये कम मिले। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हीरे का जो है वास्तविक मूल्य क्या है, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हीरा जो है अनुपात में टूट गया, तो उसके बोल रहा है कि उसके वर्ग के जिस अनुपात में टूटा, यानी कि जिस वजन के अनुपात में टूटा उसके वर्ग में क्या है, उसका पैसा है। क्या उसके वर्ग में उसका पैसा है, यहाँ पर उस तरीके से बोला जा रहा है। जैसे कि एक जो है इस अनुपात में टूटा तो इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 3 9 आएगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। यानी कि सभी का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 16 9 25 4 29 1 30 होगा। कितना होगा, 30 यूनिट होगा। यानी कि अगर टुकड़ों में जब टूट जाता है फिर उसे बेचा जाता है तो कितना प्राप्त होता है, उसे 30 यूनिट प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 30 यूनिट प्राप्त होता है। लेकिन जब वो जो है एक समूचा हीरा बेचता
तो जितना वजन था उसके वर्ग के अनुपात में जो है क्या होता है, उसका वैल्यू प्राप्त होता है। तो इसका जो है सभी यूनिट का जो है सम यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि पहले जो है 10 यूनिट का जो है ग्राम का जो भी बोले उनका जो है क्या था, वजन था, तो उसके वर्ग का क्या होगा, उसका रकम होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 यूनिट होगा। यानी कि पहले जो है टूटने से पहले उस हीरे का दाम कितना था, 100 यूनिट था, लेकिन टूटने के बाद 30 यूनिट हो गया। तो कितने यूनिट का घाटा हुआ है, तो 100 यूनिट से 30 यूनिट हो गया, यानी कि 70 यूनिट का घाटा हुआ। और 70 यूनिट का मूल्य कितना है, 70,000 रुपये। कितना है, 70,000 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे तो 1,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। तो पूछा क्या जा रहा है, हीरे का वास्तविक मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वास्तविक मूल्य कितना था, 100 यूनिट था। तो 1,000 में अगर 100 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वास्तविक मूल्य निकल जाएगा। तो एक पर क्या आ जाएगा आपका 5 शून्य, यानी कि कितना पैसा हो जाएगा, 1,00,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए, सी बटा ए प्लस बी इक्वल टू आर है। तो आर का मान जो है, आर का कोई अन्य मान नहीं हो सकता सी बाय, यानी कि आर का जो है कौन सा मान हो सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दिया क्या गया है, बोला गया कि a बटा बी प्लस सी है, इक्वल है किसके, b बटा सी प्लस ए के, और इक्वल है सी बटा ए प्लस बी के, इक्वल टू आपका क्या है, आर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को इधर इस तरीके से जो है गुना करेंगे। जैसे कि ये दोनों को फिलहाल जो है क्या करेंगे, हटाएंगे। a बटा बी प्लस सी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं। यानी कि इसे जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आर इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। फिर उसी तरीके से b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आर इंटू ए प्लस सी होगा। फिर उसी के बाद सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आर इंटू ए प्लस बी होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 2r बचेगा। तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। यानी कि r का मान कितना होगा, 1/2 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक जो है छात्र 5 विषयों में 10:9:8:7:7:6 के अनुपात में कुल मिलाकर जो है 60% अंक प्राप्त करते हैं। यदि जो है प्राप्त अंक जो है 50% है एवं हर विषय का अधिकतम अंक जो है क्या है, समान है, तो उसने जो है कितने विषय में जो है परीक्षा पास किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, खुद से जो है टोटल नंबर मान लेंगे उन 5 विषयों का। नंबर खुद से जो है टोटल कैसे मानेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर रेशियो जो दिया गया उनका क्या निकालेंगे, सम निकाल लेंगे। तो सम निकालेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 और 8 21, 9 30, 10 40 यूनिट यहाँ पर हो गया टोटल सम यूनिट का। यहाँ पर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, 3/5 होगा। और यहाँ पर 50% का फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा। यानी कि क्या करेंगे, 40 को 5 से गुना करेंगे फिर 2 से गुना करेंगे, उतना क्या करेंगे टोटल उन 5 विषयों का अंक ले लेंगे। तो 40 पचे कितना होगा, 200, 200 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा। यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि टोटल उन 5 विषयों का अंक कितना है, 400 है। तो एक विषय का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। अगर 400 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 80 अंक आएगा। यानी कि एक विषय का अधिकतम अंक कितना, 80 है। और जो है उसमें बोला कि उत्तीर्ण जो है प्रत्येक विषय में 50% अंक चाहिए पास होने के लिए। यानी कि 80 का आधा, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/2, यानी कि आधा। तो 80 का 1/2 अंक क्या होना चाहिए, उतना अंक चाहिए पास होने के लिए। तो 80 का आधा कितना होगा, 40। यानी कि प्रत्येक विषय में हमें कम से कम 40 अंक चाहिए पास होने के लिए। फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर से हम लोग निकाल लेंगे कि प्रत्येक विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। टोटल जो है कितने नंबर है, टोटल जो है 400 नंबर है। 400 नंबर में से उसने बोला कि 60% अंक प्राप्त किया। तो 400 का 60% कितना होगा, 240 होगा। 400 अंक का 60% कितना होगा, 240 होगा। यानी कि उसने
400 नंबर में से कुल 240 नंबर प्राप्त किए। 240 नंबर प्राप्त किए तो टोटल जो है इतने जो है इस अनुपात में जो है उसे क्या किया गया, बांट दिया गया। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने यूनिट प्राप्त किए अंक, टोटल जो है 40 यूनिट अंक प्राप्त किए, जो कि किसके बराबर है, 240 नंबर के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 से 240 काटेंगे तो कितना आपका चला जाएगा, एक यूनिट बराबर 6 नंबर आएगा। यानी कि यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, इसे 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक यूनिट वैल्यू 6 है तो 10 यूनिट का वैल्यू 60, 9 यूनिट का वैल्यू 54, 8 यूनिट का वैल्यू 48, 7 यूनिट का वैल्यू 42 और 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 36 होगा। यानी कि प्रत्येक विषय में उसने इतना इतना अंक प्राप्त किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने विषय में उसने जो है 5 किया, 5 के लिए कितना अंक चाहिए, 40 नंबर चाहिए। तो उसने जो है यहाँ पर 60 लाया, यहाँ पर 54 लाए, यहाँ पर 48 लाए, यहाँ पर 42 लाया, लेकिन यहाँ पर 36 लाया। इसमें जो है 5वें विषय में वो क्या हो गया, फेल हो गया। और बाकी जो 4 विषय में उसने क्या हुआ, पास हो गया, क्योंकि जो है 40 नंबर 5 के लिए चाहिए था। बाकी जो है इन 4 विषयों में 40 नंबर से ऊपर है, यानी कि 4 विषय में वो जो है क्या है, पास है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार्य जो है करने में बी को ए एवं सी के साथ कार्य करने में लगने वाले समय से 3 गुना समय लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम का उल्टा क्या होता है, समय होता है। टाइम का उल्टा क्या होता है, समय होता है। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी जो है ए और सी से अगर 2 गुना समय लेता है तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये अगर 2 गुना समय लेता है, ये 1 यूनिट समय लेता है, तो उल्टा कार्य क्षमता हो जाएगा। यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट, और ए प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट होगा। वहाँ पर समय दिया गया था, हम लोगों ने क्या किया, उसको जो है कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ पर से निकाल लिया हम लोगों ने। फिर जो है अगले लाइन में यहाँ पर फिर से बोला गया कि सी को जो है ए और बी के एक साथ कार्य करने में लगने से 2 गुना समय लगता है। यानी कि सी को जो है ए और बी से 2 गुना समय लगता है, तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी कि 1 यूनिट सी काम करेगा और ए प्लस बी 2 यूनिट काम करेगा। फिर आपसे बोला जा रहा है कि तीनों जो है एक साथ कार्य करते हैं तो 10 दिनों में कार्य पूरा हो सकता है। तो बी अकेले जो है उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्या होता है, टोटल वर्क बराबर समय इंटू कार्य क्षमता होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हमें पता चलता है कि a प्लस बी प्लस सी की कुल कार्य क्षमता कितनी है, 2 1 3 है। लेकिन यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाती है, यहाँ पर यहाँ पर जो ये आपकी 3 गुना है, यहाँ पर ये आपका 3 गुना है। तो यहाँ पर आपका 2 नहीं, ये आपका 3 होगा। यहाँ पर जो है मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 3 गुना बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, 3 गुना बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। लेकिन यहाँ पर जब इनका इफिशियंसी योग करते हैं तो कितना, 3 आता है। दोनों जगह तो एक ही आदमी है, यानी कि कार्य क्षमता तो हमेशा एक समान होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, कार्य क्षमता समान करने के लिए यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे। यहाँ अगर इनका रेशियो का योग 3 है तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, सही इफिशियंसी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3, और ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 3 9 होगी। यहाँ पर गुना करेंगे तो सी की इफिशियंसी 4 हो गया, 4 दूनी 8, ए प्लस बी की इफिशियंसी होगी। यानी कि यहाँ पर से बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4। तो यहाँ पर से ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर से सी का अगर 4 है, ए प्लस सी 9 की इफिशियंसी से काम करता है, तो 9 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5। यानी कि ए जो है एक दिन में 5 काम करता है। यहाँ पर से हमें तीनों की इफिशियंसी पता चल गई। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर अगर काम करते तो 10 दिन में काम कर लेते। तो तीनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे, 8 4 12 की कार्य क्षमता से काम करेंगे। किधरों से जोड़ सकते हैं आप, इधर से भी जोड़ सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं। 9 3 12 हमेशा आपका टोटल कार्य क्षमता आएगा। तो कार्य क्षमता इंटू क्या करेंगे, समय करेंगे। तो कितना दिनों में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। समय निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता करते हैं। तो ये जो है कुल कार्य है, लेकिन कुल कार्य को करेगा कौन, बी करेगा। तो बी जो है कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 3 की कार्य क्षमता से करेगा। तो क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 चौक 12, 10 चौक कितना हो जाएगा आपका 40। यानी कि 40 दिनों में जो है उस काम को
पूरा किया जाएगा। ये आपका तीनों नहीं है, ये दिनों है यहाँ पर था आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 40 दिनों में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एंगल जो है ए बी सी पर जो है एक समकोण त्रिभुज है ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि एंगल बी पर जो है क्या है समकोण है। इस तरीके से आपका ए बी सी, इस तरीके से आपका क्या है एक समकोण त्रिभुज है जो कि बी पर क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बी पर जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर जो आपसे बोला गया कि ए सी जो है कितना है, ए सी आपका 2√5 है। ए सी आपका कितना है 2√5 है। और बोला गया कि ए बी माइनस बी सी बराबर कितना है 2 है। तो इसे अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू दिया गया है हाइपोटेनस के उसका जो है स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 5 20। तो 20 को किस तरीके से तोड़े कि ए बी का भी वैल्यू आ जाए और बी सी का भी वैल्यू आ जाए, दोनों का अंतर 2 भी आए और स्क्वायर करने पर 20 भी आ जाए। तो आपको जो है यहाँ पर अगर हम लोग इसे 4 मान ले और इसे 2 मान ले तो आपका कितना आएगा 4 चौक 16, 4 कितना आएगा 20 आएगा। इन दोनों का अंतर भी कितना हो रहा है 2 हो रहा है, यानी कि इन दोनों के भुजा कितना होगा 4 और 2 ही होगा। लेकिन अगर आप निकालने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। आप घर पर इसे निकाल कर देखिएगा, ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी बेसिक पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेक ए प्लस tan ए बराबर आपका वैल्यू क्या होगा। तो सेक ए में हमें क्या चाहिए हाइपोटेनस बाई बेस चाहिए। हाइपोटेनस तो आपका हमेशा किसी भी स्थिति में 2√5 यानी कि हमेशा हाइपोटेनस सेम रहेगा। फिर जो है ये आपका सेक ए है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, बेस आपका ये होगा यानी कि 2√5/4 हो जाएगा प्लस tan ए हमें चाहिए यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस चाहिए, तो ये आपका 2 परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आएगा 2 बेस जो है यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कर सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो आपका कितना आएगा √5 प्लस कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर हल करेंगे तो 2 दूनी 4 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा √5 + 1/2 आएगा। यानी कि आपका यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन a + b जो है √3 - 2 है, tan a - b होगा। यहाँ पर ये आपका a + b नहीं tan a - b यानी कि tan a - b जो है 1/√3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2a यानी कि 2a + 3b बराबर आपका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है साइन √3/2 किसका मान होता है, ये आपका पूरा में नहीं है, ये आपका √3/2 है सिर्फ, ये आपका पूरा में नहीं है, ये आपका क्या है √3/2 है। तो साइन जो है √3/2 किसका मान होता है तो 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि a + b बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं। फिर जो है यहाँ पर दिया गया tan a - b बराबर क्या है 1/√3, यानी कि tan जो है 1/√3 जो है किसका मान होता है तो 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। हल करेंगे तो यहाँ पर से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो +b - b कट जाएगा, 2a बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 3 9 90 यानी कि a बराबर आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे कि इसे मान लेते हैं पहला इक्वेशन है तो पहला इक्वेशन में पुट करेंगे तो a बराबर 45 इधर जाएगा तो 60 में से 45 गया तो कितना बचेगा 15, यानी कि b बराबर आपका कितना आ जाएगा 15 डिग्री आएगा। तो a और b का हमें वैल्यू पता है तो क्या करेंगे a के जगह 45 डिग्री पुट करेंगे और b के जगह क्या करेंगे 15 डिग्री पुट करेंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 45 दूना आपका कितना होता है 90 डिग्री प्लस 15 तिया आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा। तो 90 और 45 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 135 डिग्री आएगा। कितना आएगा 135 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 8 घंटे जो है रोज काम करके P एक कार को 12 दिनों में पूरा करता है, उसी कार को Q जो है रोज 10 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरा करता है। यदि P एवं Q जो है रोज 8 घंटे एक साथ काम करे तो वे कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले P और Q की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है P जो है कितने घंटे रोज काम करता है 8 घंटे रोज काम करता है और कुल जो है कितना दिनों तक काम करता है 12 दिनों में। तो ये आपका क्या हो जाएगा P का टोटल बाय। उसी हिसाब से Q जो है उसी काम को कितना दिनों में करता है
10 दिनों में करता, यानी कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में करता। हल करेंगे यहाँ पर से तो आपका क्या निकल जाएगा, पी और क्यू की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो हल करेंगे, 8 से 8 आपका चला गया, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 25 10 चला जाएगा। यानी कि पी और क्यू की कार्य क्षमता कितनी आ गई, तो पी की कार्य क्षमता 5 आ गई और क्यू की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी कि पी जो है बोल सकते कि एक दिन में 5 काम करता है, क्यू जो है एक दिन में 6 काम करता है। फिर यहाँ पर से जो है आपसे पूछा जा रहा है कि पी और क्यू मिलकर 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम करे तो कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो पी और जब क्यू मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, डेली का 6 5 11 काम करेंगे। डेली कितना काम करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे। कितने दिनों में समाप्त करेंगे वो नहीं पता, तो उसे डेली से डिनोट कर देंगे। फिर बोला गया कौन काम करना है, जो पहले जो है पी और क्यू के द्वारा किया जा रहा था। तो P जो है कितना काम करता था, डेली 5 काम करता था। कितने घंटे काम करता था, 8 घंटा। और कितने दिनों में काम करता था, 12 दिनों में। दोनों एक ही काम को कर रहे हैं तो बराबर हो जाएगा आपका टोटल वर्क। हल करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 8 आपका चला गया। D बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 25 60 बट्टा 11। हल करेंगे, पूर्णांक में आंसर है, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 25 55, यानी कि 5.5 बट्टा कितना आएगा, 11 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक ट्रेन ए को जो है विपरीत दिशा में चलती हुई ट्रेन बी को पार करने में 27 सेकेंड लगते हैं, जबकि यदि वे एक ही दिशा में चल रहे हो तो ट्रेन ए जो है ट्रेन बी ओवरटेक करने में 162 सेकेंड लेती है। यदि ट्रेन बी की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई जो है कितने मीटर होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए की तो चाल दी गई है, बी का चाल हम लोग क्या मान लेंगे, बी का चाल यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, बी का चाल क्या मान लेंगे, बी का चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हम लोग ये मान लेंगे। तो ये हम लोगों ने ए की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, बी की चाल हम लोगों ने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 63 माइनस x करेंगे। एक दूसरे के साथ चलेगी तो क्या करेंगे, 63 प्लस x करेंगे। समय को क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। क्या करेंगे, समय को उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि ऊपर क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, समय 162 लिखेंगे। हल करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, बी की चाल निकल जाएगी, जिससे हम लोग क्या निकाल सकेंगे, ए की ट्रेन की लंबाई निकाल सकेंगे। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आएगा, 27, यहाँ पर 6 बार में चला जाएगा। हल करेंगे तो 6 3 18, 1 6 6 36 1 37, 378 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 6x बराबर आपका हो जाएगा 63 प्लस x हो जाएगा, यानी कि 6 1 7 x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 63 इंटू 4, यानी कि माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 1 30। हल करेंगे तो आपका x बराबर कितना आएगा, 7 चौक 28, 3 7 5 35, यानी कि आपका b की चाल कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, a की ट्रेन की लंबाई चाहिए। तो क्या करेंगे, a की ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी निकालने के लिए यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ए की ट्रेन की लंबाई a मान लेते हैं, बी की ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, 500 मीटर दी गई है। नीचे चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जुटेगी। तो आपका कितना हो जाएगा, 63 प्लस 45, चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, क्योंकि आपकी दूरी मीटर में है और आपका समय भी सेकेंड में। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, ए की यानी कि पहले वाली ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ पर आपका कितना आएगा, 2a प्लस 1000 बराबर 5 तिया 15, तो 15 छक 90 और 15 तिया 45, यानी कि 945 प्लस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 तिया 15, 15 चौक 60, 15 25 75, यानी कि 675 होगा। कितना होगा, 675 होगा। तो यहाँ पर जो हल करेंगे आपका 2a बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर सभी जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 5 10, हाथ में 1, 7 4 11, 1 12, हाथ में 1, 9 6 15, 1 16। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ पर जो है ये आपको डायरेक्ट जोड़ लेना होगा, मैंने यहाँ पर गलत से गुना कर दिया, तो यहाँ पर आप मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 1520 माइनस 1000, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 310 मीटर आएगा। कितना आएगा, 310 मीटर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मीनार की जो है चोटी पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को जो है मीनार की ओर आते हुए देखता है। यदि अवसाद की कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदलने में 20 मिनट लगते हैं तो कार को मीनार तक पहुंचने में शेष कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि अगर मैं फिगर से आपको बताना चाहूँ तो इस तरीके से जो है मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो है क्या एक लड़का है, मीनार के जो है शिखर पर क्या एक लड़का, यहाँ पर एक गाड़ी है। यहाँ पर जब जो है शुरुआत में थी तो कितना डिग्री थी, 30 डिग्री थी। जब वह 20 मिनट चली तो मान लेते कि 20 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, 20 मीटर दूरी तय की। क्या मान लेंगे कि उसने 20 मिनट में 20 मीटर दूरी तय की, तो मान लेते कि 20 मिनट में उसने कितनी 20 मीटर दूरी तय की। तो बोला कि जब 20 मीटर उसने मीनार की ओर जब आगे बढ़ा तो 30 डिग्री से बदलकर उसका डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो है आपकी पूछी जा रही है कि ये जो है शेष दूरी को, यानी कि इस दूरी को जो है कितना समय लगेगा पार करने में। तो यहाँ पर जो है अगर ये यच होगा, इसे क्या माने कि इसे अगर यच माने तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा, ये आपका सॉरी, इसे अगर हम लोग यक्स मान लेते, इसे अगर हम लोग यक्स मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3 यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 यक्स होगा। यहाँ पर शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस में, ताकि आप आसानी से इसे हल कर पाए। अगर इसे यक्स मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3 यक्स होगा। तो क्या करेंगे, अब हल करेंगे यहाँ पर, तो √3 यक्स, क्या √3 यक्स हाइट बाई बेस, तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 20 बराबर tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 3x क्रॉस गुना करेंगे तो 3x और क्रॉस x प्लस 20 हो जाएगा। यानी कि 3x में से x गया तो आपका कितना आएगा, 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 120। यानी कि x बराबर आपका कितना आएगा, यक्स बराबर यहाँ पर से 120 नहीं है, सॉरी 20 है। कितना है, 20 है। यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था, 20 मिनट माना कि 20 मिनट में 20 मीटर दूरी तय करता है। क्या माना था कि 20 मिनट में वो जो है 20 मीटर दूरी तय करता है। तो 10 मीटर जो कितने समय में तय करेगा, 10 मिनट में तय करेगा। अगर हम लोगों ने माना कि 20 मिनट में 20 मीटर दूरी तय करता है तो ये बोल सकते हैं कि 10 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि n जो है 24 पे पावर q प्लस 25 पे पावर q प्लस 26 पे पावर q प्लस 27 पे पावर q है तो n को 102 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो इस तरीके के प्रश्न में जो भी आपका बेस यानी कि आधार दिया गया, पहले उनका योग करके क्या करेंगे, 102 से भाग करके देखेंगे। आपका जो शेष बचेगा वही आपका शेषफल रहेगा। तो 24 और 25 यानी कि 24 और 26 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50। 50 और 25 75। 75 और 27 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 102 आएगा। तो जब 102 को 102 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णता भाग हो जाएगा। यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 0 यानी कि 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि आरंभ में एक दुकानदार के पास जो है यक्स कलम थे। एक क्रेता या फिर विक्रेता बोल सकते हैं कि विक्रेता ने जो है यक्स में से 10% कलम जो है खरीदे और दूसरे क्रेता ने शेष कलमों का 25% खरीदा। अंत में दुकानदार के पास 270 कलम बचे। तो आरंभ में उस दुकान में जो है कितने कलम थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10 होगा। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना होगा, 1/4 होगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो यहाँ पर से जो है बोला गया कि पहले जो है कितने पेन थे, यक्स पेन थे। उनमें से बोला गया कि 1/10 पेन उसने जो है किसी क्रेता को यानी कि विक्रेता को दे दिया। तो बोला कि 10 यूनिट पेन में से 1 यूनिट उसने दे दिया तो कितना बचा, 10 यूनिट में से 1 यूनिट बेच दिया तो कितना बचा, 9 यूनिट बचा। कितने में से, 10 में से, यानी कि कुल में से अभी भी 9/10 बचा हुआ है। फिर बोला कि जितना बचा हुआ था उसमें से 25% दूसरे विक्रेता को दे दिया, यानी कि 4 यूनिट में से 1 यूनिट दूसरे को दे दिया। यानी कि टोटल जो है 4 यूनिट था, उसमें से 1 यूनिट दूसरे को दे दिया तो बचा हुआ कितना है, 3 यूनिट है। यानी कि टोटल बचा हुआ कितना है, इतना बचा हुआ। और जो है नंबर में कितना बचा हुआ, 270 बचा हुआ। हल करेंगे जो यक्स का वैल्यू आएगा वही क्या होगा,
टोटल जो है पिन की संख्या होगी। तो हल कर लेंगे यहाँ पर, तो 9 तिया आपका कितना होता है 27, 27 से 270 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 10 बार में। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 × 4 × 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 400, यानी कि आरंभ में जो है कलमों की संख्या कितनी थी तो 400 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि संतरों को पैक करने का खर्च जो है ताजे संतरे का मूल्य का 20% है। यानी कि मान लेते हैं कि जो पैकेट के अंदर है उसके अंदर जो है मूल्य जो है कितना है, मान लेते कि 100 रुपये है। जो किसी पैकेट के अंदर संतरे का मूल्य है 100 रुपये, और फिर बोला कि उसका जो है 100 रुपये के संतरे का जो पैकेट है उस पर जो है 20% जो है क्या होता है, जितना जो है संतरे का मूल्य है उसका 20% उसके पैकेजिंग में यानी कि उसे पैक करने में पैसा जाता है। यानी कि 100 का 20% कितना होगा 20 रुपये। यानी कि टोटल जो है एक पैकेट संतरा जो है बनाने के लिए कितना 120 रुपया लगता है। फिर बोला गया आगे कि संतरों का मूल्य जो है 30% बढ़ गया। यानी कि पहले अगर 100 रुपये में संतरा था तो 30% बढ़ गया, यानी कि कितना रुपया बढ़ गया 30 रुपया बढ़ गया। यानी कि 100 में 30 रुपया बढ़ गया तो कितना रुपया अब हो गया 130 रुपया हो गया। फिर बोला कि पैक करने का खर्च जो है क्या हुआ 50% घट गया। यानी कि 20 रुपये पहले अगर पैक करने में खर्च आता था तो उसमें 50% की कमी हो गई। यानी कि पहले 20 रुपये खर्च आता था तो 50% की कमी, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये का 50% 10 रुपया होता है। यानी कि 20 रुपये में 10 रुपया क्या हो गया कमी आ गई। यानी कि अब पैक करने में कितना रुपया लगता है 10 रुपया लगता है। तो ये अगर टोटल जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नया जो है मूल्य निकल जाएगा जो कि एक पैकेट का संतरा का मूल्य होगा। तो यहाँ पर आप कितना हो गया मूल्य 140 रुपया हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि पैक किए गए संतरों का मूल्य ताजे संतरों एवं पैकिंग खर्च के योगफल के बराबर है तो पैक किए गए संतरों के मूल्य में परिवर्तन प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर पहले जो है 120 रुपया लगता था एक पैकेट का तो अब कितना लगेगा 140, यानी कि कितना का परिवर्तन आया, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है तो 20 रुपये की वृद्धि हुई है। और वृद्धि किस में हुई है 120 में वृद्धि हुई है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 20 से काटेंगे 120 को तो कितना बार में चला जाएगा 6 बार में, और 100 को 6 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 16.66% आएगा, यानी कि 16.66% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम 3 महीने के लिए जो है मिस्टर रवि का जो है मासिक खर्च जो है कितना है 2750 रुपया। यानी कि 3 महीने का कुल आय यानी कि कुल खर्च निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, अगर 1 महीने का औसत ब्याज 2750 रुपया तो 3 महीने का कितना होगा, तो 2750 में 3 गुना करेंगे तो 0 5 या 15 27 या 81 1 82 होगा। यानी कि पहले 3 महीने में 8250 रुपये का खर्च आता है। फिर बोला कि अगले 3 महीने के लिए 2940 रुपये का खर्च आता है। तो यहाँ पर भी योग निकालेंगे तो आपका कितना होगा 0 4 तिया 12 29 तिया 87 या 1 कितना होगा 88। फिर बोला कि शेष 3 महीने का यानी कि अगले 3 महीने का औसत खर्च जो है कितना 3150 है। तो इसका भी कुल निकालेंगे तो कितना होगा 3150 इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना आएगा 0 5 तिया 15 31 तिया 93 या 1 कितना हो जाएगा 94, यानी कि 9450 रुपये अंतिम 3 महीनों में खर्च आता है टोटल। फिर बोला कि यदि उनका परिवार का 9 महीने में जो है 4980 रुपये का बचत करता है, यानी कि टोटल खर्च ये है उनमें से जो है 4980 रुपये का बचत भी करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 9 महीनों के लिए परिवार का मासिक औसत मासिक आय क्या है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे टोटल मासिक आय निकालेंगे, तभी तो औसत निकाल सकते हैं। तो टोटल जोड़ेंगे तो 0 5 2 7 5 12 8 20 हाथ में 2 8 2 10 4 14 9 आपका कितना हो जाएगा 14 9 23 और 2 आपका कितना होगा आपका हो जाएगा 9 4 13 13 8 21 और 2 23 और 2 आपका 25 हाथ में 2 8 8 16 16 9 25 25 और 4 29 29 और 2 31, यानी कि 31,500 रुपया टोटल जो है क्या है आय है। औसत आय हमें चाहिए तो टोटल जो है कितने महीने के था, ये जो है टोटल आय कितने महीने की है 9 महीने के, तो 9 से भाग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना हो जाएगा 9 तिया 27 4 9 5 45, यानी कि 3500 रुपया आपका क्या हो जाएगा औसत मासिक आय होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी कुल बचत का 16,800 यानी कि 1,68,200 रुपये का 50% अपनी पत्नी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अपनी पत्नी यानी कि अपनी वाइफ को दे देता। क्या देता? अपनी पत्नी को दिया। एवं शेष राशि जो है अपने पुत्र आबिद और बिष्ट को, जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष और 13 वर्ष है, उनमें जो है बांट दिया। उसने इस तरह जो है वितरण किया कि जब उनके पुत्र की उम्र 20 वर्ष होगी तो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रत्येक जो है प्रत्येक को जो है क्या मिलेगा, समान राशि मिलेगी 20 साल के बाद। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/20 होगा। कितना होगा? 1/20 होगा। यानी कि वह राशि जो है अमाउंट, यानी कि 20 यूनिट की कोई राशि पर 1 यूनिट का ब्याज लगता है, यानी कि कितना ब्याज लगेगा, 20 यूनिट की राशि पर 1 यूनिट का ब्याज, यानी कि वह राशि कितनी हो जाएगी, 21 यूनिट। किससे? 20 यूनिट से बढ़कर। तो कितने साल में ये जो है ब्याज हो जाता है? तो यहाँ पर बोला गया कि 2 साल में, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो का अनुपात निकल जाएगा। 2 साल का हम लोगों ने क्यों लिया? क्योंकि दोनों के उम्र का अंतर कितना है, 2 साल का अंतर है। कितने समय का अंतर है? 2 साल का अंतर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साल के अंतर के यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो में वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आएगा, 441। 21 का 441 और 20 का कितना हो जाएगा, 400। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 2 साल में 400 यूनिट की राशि जो है कितनी हो जाती है, 441 हो जाती है। तो हमें अब पता करना है कि उन दोनों का राशि जो है बीच में कितना जो है बांटा गया था। तो उनमें से बोला कि टोटल अगर राशि 1,68,200 उनमें से 50% पत्नी को दे दिया तो कितना बचा राशि है जो कि दोनों बेटे को दिया, यानी कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/2, यानी कि आधा राशि अपनी पत्नी को दे दिया तो बची आधी राशि किसको दिया होगा, दोनों बेटे को दिया होगा। तो 1,68,200 का आधी राशि कितनी होगी, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,4,1,0,0, यानी कि 84,100 रुपये को दोनों बेटों में बांट दिया गया। तो इन दोनों के रेशियो का योग के बराबर होगा। तो दोनों के रेशियो का योग कितना हो जाएगा, 441 प्लस 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 841, जो कि किसके बराबर है, इतने रुपये के बराबर। हल करेंगे तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना रुपया आ जाएगा, 100 रुपया आएगा। कितना रुपया आएगा, 100 रुपये आएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बीस्ट को जो है कितनी राशि मिली। तो बीस्ट को जो है राशि कितनी मिली होगी, ये जो है आपका क्या है, ये आपका जो है एक तरीके से किसकी राशि है, ये आपकी जो है आबिद की राशि है, और ये जो आपकी किसकी राशि है, बीस्ट की राशि है। किसकी राशि है, बीस्ट की राशि है। नीचे वाली आपकी बीस्ट की राशि है, ऊपर वाली किसकी राशि है, आबिद की राशि है। तो यहाँ पर जो अगर 1 यूनिट बराबर 100 रुपये है तो 400 यूनिट बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 400 गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 40,000 आएगा। कितना आएगा आपका टोटल रुपये, 40,000 आएगा। यानी कि बीस्ट को कुल मिलाकर कितने रुपये मिलते हैं, तो 40,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि वर्ष के प्रथम 4 महीने में सुरेश का औसत मासिक खर्च कितना है, 260 रुपये है। तो अगर 1 महीने का औसत मासिक खर्च 260 रुपये है तो उन 4 महीनों में उसने कितना रुपया खर्च किया होगा, तो निकालेंगे 260 इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना होगा, 26 दूनी 52 दूनी 104, यानी कि 1,040 रुपया होगा प्रथम 4 वर्षों का कुल रुपये। फिर जो है आगे बोला गया कि अगले 5 महीने के लिए जो उसका औसत मासिक खर्च प्रथम 4 महीने से 40 रुपया ज़्यादा, यानी कि प्रथम 4 महीने में कितने थे, 260 रुपये थे, उससे 40 रुपया ज़्यादा, यानी कि अब कितने खर्चा कर रहा है, 260 प्लस 40 यानी कि 300 रुपया औसत मासिक खर्च है। कितने महीने तक 300 रुपया खर्च करता है औसत, 5 महीने तक। तो कुल कितना खर्च किया होगा, अगर 1 महीना में 300 तो 5 महीना में 5 दिया 1500 खर्च किया होगा। कितना खर्च किया, 1500 खर्च किया गया। फिर बोला कि यदि वर्ष के शेष 3 महीनों में उसका कुल खर्च 560 है तो कुल खर्च जो है 3 महीनों का कितना हो जाएगा, 560। यहाँ पर जो है औसत नहीं कुल खर्च आपको दे दिया गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 560 जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो गया, टोटल खर्च हो गया। जोड़ेंगे तो आपका टोटल खर्च निकल जाएगा। तो 0 6 4 10 हाथ में 1 15 5 20
20 और 10 30 है, एक आपका कितना हो गया 31, यानी कि 3100 रुपया क्या किया उसने खर्च कर दिया। और यहाँ पर बोला गया कि उसके द्वारा कमाया कितना गया है 5000 रुपया कमाया, यानी कि वो 5000 रुपया कमाया, 3100 रुपया खर्च किया। तो आपसे पूछा गया है कि उसने जो है कुल खर्च का कितना प्रतिशत जो है खर्च किया है। यहाँ पर जो है अपनी कुल खर्च आय का जो है कितना प्रतिशत, यहाँ पर जो है वही आपसे पूछा जा रहा है कि कुल जो है अपनी आय का कितना प्रतिशत उसने जो है खर्च यहाँ पर सॉरी जो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर कंफ्यूज हो गया तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत जो है बचाया गया। तो 5000 कमाया, 3100 रुपया खर्च किया, तो कितना जो है बचाया होगा 1900 रुपये बचाया होगा। और बचाया गया किस में, जितना में जो है कमाया, यानी कि 5000 कमाया, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 5 से 10 दो बार में चला जाएगा, तो 19 दुनिया आपका कितना हो जाएगा 38%, यानी कि 38% उसने क्या किया बचाया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 एवं 11 वर्ष की उम्र वाले दो पुत्रों में प्रताप ने 21,600 रुपये इस प्रकार बांटा ताकि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित उम्र तक पहुंचने पर दोनों को जो है समान राशि मिलेगी। यदि उनके निवेश का अनुपात इक्यावन अनुपात 57 है तो किस उम्र में दोनों की समान राशि मिलेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा होता है कि आपको प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है बराबर है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन के बराबर होता है। यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज किसके बराबर होता है, मिश्र धन के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है रुपये से कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मिश्र धन बराबर करेंगे। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि 51 यूनिट जो है पहले वाले जो है पुत्र को राशि मिली, तो 51 यूनिट राशि है प्लस इसका ब्याज निकालने के लिए आपके क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 होता है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 51 है, समय हमें क्या है समय निकालना है कि कितने समय बाद ये जो है राशि जो है क्या हो जाएगी बराबर मिलेगी दोनों को। तो यहाँ पर मान लेते हैं यक्स समय तक, यक्स ईयर तक, इंटू जो है कितने परसेंट की दर से 10% की दर से, तो बटा 100 हो जाएगा। हल करेंगे बराबर जो होगा आपके दूसरा को जो है कितना मिलता है 57 यूनिट राशि मिलती है, प्लस उसका जो है चक्र साधारण ब्याज कितना हो जाएगा तो 57 इंटू यक्स माइनस 2 समय के लिए होगा, क्योंकि दूसरे वाली जो राशि है उसको जो है 11 वर्षों से इसका जो है मिलने के लिए शुरू होता है, तो इससे जो है 2 वर्ष कम जो है सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने समय क्या किया यहाँ पर यक्स माइनस 2 माना, इंटू क्या करेंगे यहाँ पर 10 करेंगे, बटा नीचे क्या आ जाएगा 100 है। हल करेंगे आपका यक्स का जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे 9 में जोड़ देंगे, उतना ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 शून्य 1 शून्य चला गया, 1 शून्य 1 शून्य चला गया। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 510। ये जो आपका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 1 शून्य हो जाएगा, ये आपका टोटल एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, टोटल आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10 चला जाएगा, तो 510 हो गया, प्लस आपका कितना हो जाएगा 51 यक्स हो गया, बराबर आपका कितना हो गया 570, प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 57 यक्स माइनस आपका हो जाएगा 57 दूनी 114। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इधर भेजेंगे तो 6 यक्स बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर इधर आप करेंगे तो आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 और 114, तो आपका कितना हो जाएगा 60 11 6 17, यानी कि 174 होगा। 6 से काटेंगे तो आपका कितना बार में जाएगा 6 से 6। यहाँ पर हम लोगों ने शायद कुछ गलत किया, यहाँ पर मैंने एक बार फिर से देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर ये गलत कैलकुलेशन किया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 570 में से 510 गया तो 60 जो है आपका ये 60 आपका यहाँ पर भी माइनस होगा, तो उधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 54 आएगा, यानी कि 6x बराबर आपका कितना हो जाएगा 54 होगा। तो 6 नमा आपका क्या हो गया 54, यानी कि x बराबर आपका क्या आ जाएगा 9 ईयर आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कितने समय में जो है बराबर हो जाएगा, तो पहले जो है 9 साल में साधारण ब्याज शुरू होता है और 9 साल और लगेगा दोनों का मिश्र धन बराबर होने, यानी कि 9 + 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18 साल में, यानी कि 18वां साल में दोनों को राशि क्या मिलेगा बराबर जो है आपको मिश्र धन यानी कि धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 पे पावर 2004, 16 पे पावर 2004 माइनस 3 पे पावर 2004 माइनस 1 है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा विभाज्य होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि 20 पे पावर स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा 1002 लिख सकते हैं, प्लस 16 पे पावर 2 पे पावर 1002 लिख सकते हैं, माइनस 3 पे पावर आपका क्या 3 पे पावर 2 और आपका यहाँ पर 1002 लिख सकते हैं, माइनस 1 पे पावर 2 पे पावर 1002 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर पावर अगर कुछ भी रख दिया जाएगा तो हमेशा 1 ही आएगा। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सभी को अंदर वाले को हल कर लेंगे। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 256, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। ये आपका क्या है, ये दोनों प्लस में ये दोनों माइनस में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 656। ये दोनों माइनस में तो उसको क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 माइनस, तो आपका कितना हो जाएगा 646। अब देखना है कि 646 किससे विभाज्य होगी, वो आपकी क्या होगी, ये पूरी संख्या से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर 646 किससे विभाज्य हो रही है, 323 से विभाज्य होगी 2 बार में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्न चित्र जो है ए बी सी डी क्या है, एक आपका चक्रीय चतुर्भुज है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जिसकी भुजा जो है आपका परीक्षाओं में जो है वहाँ पर फिगर दिया गया था। तो मैं यहाँ पर जो आपको फिगर बना दे रहा हूँ कि वो आपका फिगर परीक्षा में जो आपका क्या था। तो यहाँ पर एक जो आपका पहले परीक्षाओं में क्या था, सर्कल था। फिर जो है यहाँ पर ए बी जो है आपका क्या था, एक व्यास था आपका। जो है ये मैं अपने मन से जो ये आपका फिगर नहीं बना रहा हूँ, ये जो आपका परीक्षाओं में फिगर दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो आपका ओ पॉइंट था, यहाँ पर जो है इस तरीके से ये आपका था, ये आपका यहाँ पर मिला हुआ था और इस तरीके से ये आपका क्या बना, यहाँ पर ट्रायंगल और ये आपका यहाँ पर मिल गया ए बी सी डी, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। यहाँ पर ये जो आपका कितना 130 डिग्री दिया गया था और आपका बाकी कुछ भी नहीं दिया गया था। तो इस आधार पर अब हमें क्या करना, उसी आधार पर जो है आपको ये फिगर दिए गए थे आपके क्वेश्चन में और ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। तो देखेंगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न चित्र में जो है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी भुजा जो है ए बी ए एवं सी से गुजरने वाली एक वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या ए एवं सी से गुजरने वाली एक वृत्त की त्रिज्या है। यदि ए बी सी जो है 130 डिग्री है, क्या बोला गया कि ए बी सी, ये जो है सॉरी यहाँ पर ए बी सी नहीं, ये आपका ए डी सी है, ए बी सी नहीं है, ये आपका ए डी सी है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया गलती से। तो यहाँ पर जो है ए डी सी बराबर कितना 130 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी ए बी का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है डायमीटर से जो भी आपका जो परिधि पर जो आपका पॉइंट लगता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और आपका यहाँ पर जो है ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये एंगल बी ए सी आपसे या फिर सी ए भी बोल सकते हैं, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मान लेते हैं। ये जो है आपको पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल नहीं देखना, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री होगा। कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 90 या 50 कितना होगा 140। तो 180 9 5 14 140 होगा। ठीक है, 180 माइनस 140 करेंगे तो आपका कितना आएगा 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 है। तो a पर पावर हाफ और a पर पावर माइनस हाफ का मान क्या होगा। यानी कि इस तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि रूट a प्लस 1/√a का मान क्या होगा। इसका जो है विस्तृत तरीका सिंप्लीफाई फॉर्म आपका ये है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, रूट ए का मान निकालना होगा। तो रूट ए का मान कैसे निकालेंगे, इसका जो अंडर रूट निकालना पड़ेगा, यानी कि 7 माइनस 4 रूट 3 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट कितना आएगा आपका, इसका आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 आएगा। कितना आएगा 2 माइनस रूट 3 आएगा। अंडर रूट ए का वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस रूट 3। आप वापस स्क्वायर करके देखेंगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 3 7 माइनस 2 दूनी 4 रूट 3 आ जाएगा। यानी कि रूट ए का वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस रूट 3। तो रूट ए का वैल्यू कितना आया 2 माइनस रूट 3 आएगा। और 1/√a का वैल्यू क्या होगा 2 प्लस 1/√a
रूट ए का वैल्यू जब आप रैशनलाइज कीजिएगा तो वैल्यू आपका कितना आएगा 2 प्लस रूट 3 आएगा। कितना आएगा 2 प्लस रूट 3 आएगा, यानी कि प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, ये आपका जो है 5 नहीं क्या है 2 माइनस रूट 3 है। यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 रूट ए का वैल्यू प्लस 1 बाई रूट ए का वैल्यू कितना 2 प्लस रूट 3। हल करेंगे तो रूट 3 चला गया, 2 प्लस 2 आपका कितना आ जाएगा 4 यानी कि 4 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 0.42 इंटू, ये आपका इंटू का साइन है, इंटू 100 के बराबर कितना है 42 है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, तो 100 से 100 चला गया, यानी कि 42 के बराबर कितना है 42 है। तो 42 से 42 भी चला जाएगा, तो के बराबर आपका कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे दिया गया 4 नंबर दिए गए, उसमें से पूछा जा रहा है कि सर्वनिम्न यानी कि सबसे छोटा जो है नंबर कौन सा होगा, ये आपसे बोला जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को सबसे आसानी हल होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का पावर 50 बना देंगे। तो 2 का पावर इस तरीके से लिख सकते कि 2 पे पावर 5 का होल पावर क्या कर सकते 50, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसे तोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 2 पे पावर 5 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है, यानी कि 32 पे पावर कितना आएगा 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। अगला नंबर सभी को क्या करना है पावर 50 बना देना है, ताकि जो है हम लोग पता कर सके कि सबसे छोटा जो है अंक कौन सा है। तो यहाँ पर जो है 3 पे पावर कितना है 150 है, यानी कि इसे हम लोग 3 पे पावर 3 पावर होल पावर क्या लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं, क्योंकि 50 तिया 150 होता है। तो आपका कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 पे पावर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तीसरे वाले में नज़र डालेंगे तो 5 पे पावर 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 पे पावर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चौथे वाले नंबर देखेंगे तो चौथा वाला नंबर आपका 4 पे पावर इसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 50, यानी कि ये जो आपका कितना हो जाएगा, तो 4 चक 16 चक 64 चौक 256, यानी कि 256 पे पावर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, क्या पूछा जा रहा है कि सर्वनिम्न संख्या जो है कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, सब में जो है पावर अब हमें समान है, यानी कि जिसका बेस यानी कि जिसका आधार सबसे छोटा होगा वही क्या होगी, वही संख्या सबसे छोटी होगी। जिसका आधार सबसे छोटा होगा वही संख्या क्या होगी सबसे छोटी होगी, क्योंकि पावर सभी का सेम हो गया। तो सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है 25 यहाँ पर, फिर उससे बड़ा 27 है, उससे बड़ा 32, उससे बड़ा 256, यानी कि सबसे छोटा जो है क्या दिख रहा है 25 पे पावर 50, जो कि किसका मान था 5 पे पावर 100 का मान था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक माली ने 17,956 पेड़ों को इस प्रकार लगाया ताकि प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पेड़ों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना होगा 17 यानी कि 17,956 का क्या निकालना होगा अंडर रूट निकालना होगा। तो अंडर रूट किस तरीके से निकाला जाता है, यहाँ पर शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि यूनिट डिजिट जो है 6 जो है किसका आ सकता है, या तो आप बोल सकते हैं कि 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आएगा, या फिर 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब क्या करेंगे 2 अंकों को हटाएंगे। अब क्या करेंगे किसके ये जो है 179 जो है किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो यहाँ पर 13 के स्क्वायर के नज़दीक है, यानी कि 100। यहाँ पर क्या करेंगे आगे 13 लिख देंगे। फिर हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन सी संख्या होगी। तो क्या करेंगे 13 × 14 करके देखेंगे कितना होता है 130 और 52 कितना हो जाएगा आपका 182। तो ये आपको क्या दिख रहा है 182 से 179 क्या है छोटा है, यानी कि ये आपका बड़ी संख्या नहीं हो सकती। जब ये गुणज का छोटा रहेगा तो हमेशा जो है क्या छोटी वाली संख्या का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 134 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 3, 4, 5, 6 एवं 8 से विपरीत होने वाली एक शुद्ध वर्ग यानी कि स्क्वायर संख्या जो है सर्वनिम्न, जो कि इन सारी संख्या से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए, और क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 900 है। तो 900 तो यहाँ पर 3 से भी कट रही है, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से कटेगी, लेकिन 8 से नहीं कटेगी, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता।
क्योंकि 8 से काट के देखेंगे तो यहाँ पर 88, 2 20 नहीं कटेगी 8 से। तो उससे फिर बड़ी संख्या देखेंगे 1200, 1200 जो है 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 8 से 8 4 12, 8 से भी कटेगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें सबसे निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या चुननी थी और वह भी संख्या चुननी थी जो वर्ग होनी चाहिए थे और ये सभी संख्याओं से कटनी चाहिए थे। तो यहाँ पर 1200 आपका सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ एक पुलिस वाला जो है उससे 114 मीटर पीछे है। पुलिस वाला एकदम एवं चोर जो है प्रति मिनट 21 मीटर एवं 15 मीटर दौड़ते हैं, तो पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पुलिस जो है चोर से कितना पीछे, 114 मीटर पीछे, लेकिन प्रत्येक मिनट में जो है कितना मीटर वो आगे होते जा रहा है। 1 मिनट में 15 मीटर चोर दौड़ता है लेकिन पुलिस 21 मीटर दौड़ता है, यानी कि 1 मिनट में कितना मीटर जो है अधिक दौड़ता है पुलिस, तो 15 यानी कि 6 मीटर अधिक दौड़ता है पुलिस। कितना मीटर अधिक दौड़ता है, 6 मीटर अधिक दौड़ता है, यानी कि प्रति मीटर अगर 6 मीटर अधिक दौड़ता है तो 114 को अगर 6 से भाग करेंगे तो आपका वो समय निकल जाएगा जितने समय में वह पुलिस जो है चोर को पकड़ेगी। तो यहाँ पर 6 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 1 5 6 9 54, यानी कि 19 मिनट में वह जो है पुलिस क्या करेगी, उस चोर को पकड़ लेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 997 का स्क्वायर, 998 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर माइनस 997, यानी कि इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर आपका क्या होता है, हाफ इंटू होता है किसके, ए माइनस बी के स्क्वायर का प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो है 997 को ए मान लेंगे, 998 को बी मान लेंगे, 999 को क्या मान सकते, सी मान सकते। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक तरीके से ये जो आपका ये फार्मूला होता है अलजेब्रा में याद करने का, जो कि आपको याद करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे। आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। तो ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 997 माइनस 998, यानी कि माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 प्लस बी माइनस सी, यानी कि 998 माइनस 999 करेंगे तो आपका कितना आएगा, -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, +1 प्लस सी माइनस ए, यानी कि 999 माइनस 997 करेंगे तो कितना आएगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, यानी कि हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। 2 से 6 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। यानी कि इस पूरे जो है ये जो भी नंबर है उसका हल करने पर आपका कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए तो आप आसानी से इस मैथ को हल कर पाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए का यहाँ पर जो है क्या साइन है, प्लस का साइन है। यहाँ पर जो है हमें ये ध्यान देना है, ए का साइन जो यहाँ पर क्या दिया गया है, ए तो ए ही है, बी आपका बी ही है, लेकिन ए की जगह साइन क्या दिया गया, प्लस। उसी तरीके से एम का साइन क्या दिया गया, माइनस। पी का साइन क्या दिया गया, गुना दिया गया है। क्यू का साइन यहाँ पर क्या, क्यू ए बटा बी है, यानी कि इसे बोल सकते हैं कि ए भागा बी है। क्या है, ए बटा बी, यानी कि ए भागा बी बोल सकते हैं। तो क्यू का जो है साइन क्या है, भाग है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही समीकरण होगा अगर ए के जगह प्लस, बी एम के जगह माइनस, पी के जगह गुना और क्यू के जगह भाग बैठाया जाएगा। तो क्या करेंगे, ऑप्शन में बैठाएंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो पहले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 30 है। क्यू का मतलब क्या होता है, भाग होता है, यानी कि भाग 10। ए का मतलब क्या बोला गया था, प्लस होता है, यानी कि +4। पी का मतलब क्या हो जाता है आपका, गुना 2। यम का मतलब क्या होता है, -2। हल करेंगे यहाँ पर 10 तिया 30 प्लस 4 दूनी 8 -2, तो 8 3 11, 11 में से 2 गया तो कितना आएगा, 9। लेकिन हमें आना कितना चाहिए था, 15 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। दूसरा वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 है। पी को जो है किस तरीके से, पी का मतलब गुना 2, ए का मतलब क्या होता है, +4, क्यू का अर्थ क्या होता है, भाग 2, पी का अर्थ क्या होता है, गुना 2। हल करेंगे यहाँ पर तो 5 दूनी 10 प्लस
4 को 2 से भाग करेंगे तो 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 10 प्लस 4 कितना होगा आपका 14 होगा, लाना कितना था 14, यानी कि ये जो है सही जो है साइन बैठाने पर यहाँ पर आपका कितना आएगा 14 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि स्थिर पानी में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव खेती है। रमेश जो है एक स्थान तक जाकर वापस आता है। यदि नदी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। तो बोला गया कि स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति एक तरीके से कितनी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब धारा के साथ वाले दिशा में जाएगा तब उसकी चाल कितनी होगी, तो चाल जुट जाएगी। तो कितनी चाल हो जाएगी 4.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी तब उसकी चाल कितनी होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी 4.5 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या चाहिए एवरेज गति चाहिए। तो एवरेज चाल निकालने के लिए क्या करते हैं 2 इंटू V1 इंटू V2 V1 प्लस V2 होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा कि दोनों V1 आपका पहला चाल V2 दूसरा चाल हो गया। तो क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू V1 कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, V2 कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का योग कितना हो जाएगा दोनों चालों का 6 3 9। हल करेंगे तो यहाँ पर 3 3 9, 3 से 6 काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल हो जाएगी इस जो है यानी कि जाकर और वापस जो है उस स्थान पर आने में जो है उसकी औसत चाल कितनी होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पुस्तकों की 3 शीट क्रमशः जो है 783, 1107, 513 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को इस प्रकार सजाना है ताकि प्रत्येक पुस्तक जो है विषय अनुसार सजे एवं प्रत्येक ताल की जो है ऊंचाई समान हो। तो कुल टालों की संख्या कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या निकालना होगा इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम निकालना होगा। तो महत्तम निकालने का आसान तरीका क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है एक संख्या 783 है, दूसरी संख्या 1107 है, तीसरी संख्या कितनी है 513। तो उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर लेंगे जिनका अंतर सबसे कम आ सकता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि अंतर सबसे कम आने की यहाँ पर संभावना है। तो क्या करेंगे 783 और 513 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा अंतर 3 में से 3 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 270 क्या हो सकता है इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है। अगर नहीं है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ तो 270 नहीं हो सकता क्योंकि तीनों संख्या में से कोई भी संख्या 270 से नहीं कट रही है। तो जो भी संख्या होगी जो भी संख्या इन तीनों का एचसीएफ होगी वो 270 का गुणज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या का गुणज जो है 270 है। तो 41 270 को तो नहीं काटेगा, 27 270 को काट सकता है, 89 नहीं काटेगा, 29 नहीं काटेगा, तो कौन काटेगा 27 काटेगा, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 27 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भिन्न जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर का दोनों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे छोटी संख्या नीचे में जो है सबसे छोटी संख्या किसकी है। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर हम लोग देखेंगे कि न्यूमरेटर में यानी कि अंश में जो है किसकी जो है सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें भी हमें सबसे बड़ी संख्या बी वाले को ही देखने को मिल रही है। तो हर स्थिति में एक तो आपका डिनोमिनेटर सबसे कम है, ऊपर से न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा आपका है और में से, तो आपका यहाँ पर क्या होगा सबसे बड़ा जो भिन्न होगा यही आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरीके का प्रश्न में आपको हमेशा अंश और हर का ध्यान देना होता है कि कौन सा जो है बड़ा है, उस आधार पर आपका जो है भिन्न हमेशा यानी कि फ्रैक्शन बड़ा होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 3 नल क्रमशः जो है 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। उससे होकर जो है बहने वाली पानी एवं त्रिज्या की जो है वर्ग के अनुपात समान है। सबसे बड़े अकेले जो है टंकी 61 मिनट में भर सकता है। यदि सारे नल को जो है इकट्ठा खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो बोला गया है कि सभी के त्रिज्या का वर्ग कर दिया जाए तो उस त्रिज्या का जो है क्या है, उससे बहने वाले पानी का जो है क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो पहले वाले की त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 16 3 3 9 आएगा। ये जो है अनुपात में सभी वैल्यू है। और ये जो है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर जो है सभी का जो है रेशियो में चेंज करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन से इंटीजर में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9:16:36 होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो है भरता है वो 61 मिनट में भर सकता है। तो सबसे ज़्यादा कौन भर रहा है, ये 36 भर रहा है, यानी कि ये 36 यूनिट से भर रहा है। कितने मिनट में भर देता है, 61 मिनट में भर देता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर जाएगा, तो तीनों मिलकर कितना भरेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 16 और 36 आपका कितना हो जाएगा, 52, 52 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 61 होगा। तो हल करेंगे तो 61 से 61 चला गया, यानी कि 36 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, जब तीनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 मिनट में उस जो है टंकी को जो है क्या कर देगी, पूरा भर देगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।